हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 67 और इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। समटाइम्स आपको वर्ड्स थोड़े से टफ मिल जाते हैं, आप सोचोगे कि जांच एजेंसी अलग है, यही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए। हमारे पास सीबीआई है, सीबीसी है, लोकपाल है, लोकायुक्त है, इस तरह की संस्थाएं हैं। उसके बाद भी हमें कुछ ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की जो जरूरत है वह पड़ती है। कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके काम है, क्या इसको कार्य दिया गया है, किस तरह के एक्ट बनाए गए हैं, क्या इसकी शक्तियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक तो है आपका एनआईए एक्ट की हम बात करेंगे जिससे स्टैब्लिश होता है 2008, और एक आपको समझना है 2019। सो आज में हम बात करने वाले हैं एनआईए के बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि टेलीग्राम चैनल @मंजू PW यूपीएससी वाला, इसको आप सर्च कर लीजिए, ठीक है, और या फिर आप स्कैन करके ज्वाइन कर लें। पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, जो आपके अभी लाइव सेशन हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि लाइव सेशंस की पीडीएफ कहाँ मिलती है। जैसे कि कल ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला एक आपका क्लास हुआ है, तो उसका जो पीडीएफ है, सारी चीज़ें वो वहाँ पर अपलोड हो जाती हैं, तो वहाँ से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जो बच्चे ऐसे हैं कि 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है कि अभी आप अपने मेंस की प्रिपरेशन को भी शार्प कर लें, है ना। यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालने के लिए बहुत बड़ी एक कंडीशन बताई है, जो अनुभवी एक्सपीरियंस लोग हैं, है ना, वो इस बात को कहते हैं कि जिन्होंने मेंस साधा हुआ है ना, उनका प्रीलिम्स आसानी से हो जाता है, उन्हें बहुत परेशानी नहीं होती। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि जब हम मेंस को पढ़ते हैं तब हम जब आंसर राइटिंग एंड बाकी सारी चीज़ों को करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तब हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। और इसलिए अगर आपको प्रीलिम्स को ट्रैक करना है, अगर आपको प्रीलिम्स को क्रैक करना है, उसको समझना है, तो कहीं ना कहीं अगर जब आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करते हैं, सिलेबस को ज़्यादा डीप में कवर करते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और फिर हमसे बन जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मेंस का अभी मेंस के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो सोचो कि अभी मेंस के लिए करोगे, तो जैसे कि कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, सारे कोर सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद जब प्रीलिम्स के लिए आएंगे तब तो वो आपसे बन ही जाएंगे, है ना। चलो, तो आपका अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से पढ़ रहे हो, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई करूँगी आपके क्वेश्चन के आंसर्स को, ठीक है। बाकी जो बच्चे ऐसे, उम्मीद है कि 25 वाले बच्चे ही देख रहे होंगे, है ना। बाकी जो ऐसे हैं कि इस बार का आपको 24 वाला प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं, आपके पास समय बहुत कम है। आज 8 तारीख हो गई है ना। 8 दिन ही और बचे हुए हैं। 8वें दिन, नेक्स्ट 8 डे जो है वह आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स है। तो बस एक हफ्ता बचा हुआ है, मन लगा के पढ़ो, डरो मत। चलिए, तो शुरू करने के पहले एक बात बताओ, अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने लोकपाल की बात की, लोकायुक्त की बात की, लोकपाल, लोकायुक्त, ठीक है। इसके अलावा सीबीआई की बात कर चुके हैं, सीवीसी की बात कर चुके हैं, है ना। लोकपाल है, लोकायुक्त है। मेन लोकपाल लोकायुक्त का मेन कंसर्न, मतलब मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी, ठीक है। भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी, इस चीज पे लगाम लगाना। दूसरा, अगर हम सीबीआई की बात करें, सीबीआई क्या कर रहा था, ये भी शासन प्रशासन में गंभीर आर्थिक अपराध को नोटिस कर रहा था। शासन प्रशासन में जो गंभीर किस्म के अपराध हैं, गंभीर अपराध, ठीक है, इसको देख रहा था। वही सतर्कता आयुक्त का काम क्या था, ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार, केंद्र व प्रशासन में जो भ्रष्टाचारी थे, है ना, इसको देखना। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी चीजें हमने देखी।
तो जब सीबीसी हम देखेंगे कि जब सीबीआई है, जब ये अपना काम कर रहा है, तो सीबीआई क्या कर रहा है, सीबीआई सीबीसी से भी कनेक्टेड है और जो सीबीआई है वह लोकपाल से भी कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों से सहायता करता है। तो ये जो जांच एजेंसियां हैं ये सब एक दूसरे की सहायता करने के लिए बनी हुई है। अब जब हम सीबीआई की बात करेंगे और आज हम बात करेंगे एनआईए की, तो इसमें मेन एक डिफरेंस हमें क्या दिखाई देता है। देखो, पहले एनआईए नहीं थी, 2008 के पहले, 2008 के बाद बनती है एनआईए। 2008 का एक्ट आता है और 2009 में इसकी स्थापना होती है। 2008 का एक्ट था, 2009 में स्थापना हुआ था, 2016 में फिर से इसके कार्य क्षेत्र का जो विस्तार है वह कर दिया गया, तो उसके लिए 16 का एक्ट आया। सो बेसिकली जो ये एनआईए है ना, मुंबई में एक टेरर अटैक हुआ था, तो अलग से एक ऐसी जांच एजेंसी की आवश्यकता महसूस होती है जो कि क्या करे, हमें सुरक्षा दे। और इवन अगर हम देखें कि इसका मेन जो लक्ष्य है वह क्या है कि आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनकी रोकथाम करना, आतंकवादी जो घटनाएं हैं, इस तरह के जो अपराध हैं उनके लिए उपाय सुझाना, उनके लिए प्रयास करना। तो ये जांच एजेंसी है, ना केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी इसको ठीक वैसे ही अधिकार प्राप्त है जैसे कि ये कोई घटना भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर हुई हो। अगर राज्य में किसी घटना की जांच जो है वह एनआईए कर रहा है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रहा है, तो यहां पर बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि ये, अब मान लो देश की संप्रभुता को खतरा है, ऐसी कोई आतंकी घटना है मुंबई का, आपको 26/11 का टेरर अटैक याद है, आतंकवादी हमला, और वो आतंकवादी हमले में शायद 200 के आसपास लोग जो है उनकी जान चली गई थी। काफी बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कि कुछ जो शायद काफ़ी सारे आतंकवादी थे, उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह को ऐसे हाईजैक टाइप में कर लिया था, तो एक बड़ी घटना मानी जाती है। और उस घटना के बाद ऐसी आवश्यकता महसूस होती है। अब देखो, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग तो हम पढ़ चुके हैं, है ना, किसकी अध्यक्षता में बना था, मोरारजी देसाई। आज मैं बात करूंगी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो 5 में बना, 8 में रिपोर्ट दी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट शासन में नैतिकता, हम पढ़ते भी और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर 4 है एथिक्स इंटीग्रिटी का, वो वहां से आपका कवर हो जाता है। सो देखो कि एनआईए जो है वह क्यों बना था, इसका मेन पर्पस आखिर क्या है। तो सीबीआई जो है वह कई तरीके के मामलों को देख रहा है, बट अगर हम आतंकवाद की बात करें तो एनआईए का मेन जो काम है, मेन जो पर्पस है, आतंकवाद को खत्म करना, ये इसका मेन पर्पस होगा। क्लियर है इतना। अब हम चलते हैं और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण या जांच एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसमें जानेंगे कि इसकी स्थापना, उद्देश्य, स्थापना, उद्देश्य, कार्य, लक्ष्य, उद्देश्य, स्थापना, कार्य, लक्ष्य, एनआईए एक्ट 2019, 2019, ठीक है, 2019। हाँ, एक बात और हमें पढ़नी है कि आखिर इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, ज्यूरिसडिक्शन एरिया आखिर इसका क्या है, कहां पर ये अपना अधिकार दिखा सकता है, जांच कर सकता है, कितनी परमिशन की इसको जरूरत होती है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वेबसाइट पर जाके कुछ कुछ चीजें आपको देखनी है, देखा करो थोड़ा बहुत। तो शुरू में मैं आपको बताती हूं, देखो जैसे कि ये क्या करता है, इसकी एक कार्य मैं आपको बताती हूं। इसका कार्य है कि ये लिस्ट बनाएगा, आतंकवादी घटनाओं के बारे में एनआईए क्या कर रहा है, डाटाबेस बना रहा है, पूरा सूची बना रहा है, डाटाबेस बना रहा है, ठीक है। और ऐसा ही एक डाटाबेस बनाया, और ये किससे रिलेटेड था कि कौन कौन से आतंकवादी संगठन है। तो विधि विरुद्ध कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अंतर्गत आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किए गए संगठनों की सूची जो इसने 27/1/2014 को जारी की थी। और उसमें ये एक काम है, ये वेबसाइट पर डेटा अवेलेबल है, एनआईए की वेबसाइट का है ये, है ना। तो क्या क्या था, जैसे कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, खालिस्तान कमांडो फोर्स है, ठीक है, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन है, लश्कर ए तैयबा है,
जैश ए मोहम्मद है, तहरीक फुरकान है, अलबद्र है, जमात उल मुजाहिदीन, अल कायदा है ना, DEM, दुख्तारन ए मिल्लत, ये सारे जो संगठन हैं ये विधि विरुद्ध कार्य करने में संलग्न है और इसलिए इनको आतंकवादी संगठन के रूप में, ठीक है, आतंकवादी संगठन के रूप में 2014 में इसको घोषित किया। अब देखो कुछ को बाहर भी कर सकता है तो कुछ को और भी रख सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो कि ये इन सबसे समन्वय का काम करता है। तो एक कार्य ये हो गया कि जो NIA क्या कर रहा है, वो सहयोग कर रहा है। तो देखो जैसे कि हमने CBI के बारे में जाना था कि वह इंटरपोल से सहयोग कर रहा है, तो ये भी सहयोग करेगा इंटरपोल से, ठीक है। ये NIA जो है वह ये भी इंटरपोल से सहयोग कर रहा है। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, केंद्रीय खुफिया एजेंसी है, ठीक है, CIA, ठीक है, संघ जांच ब्यूरो है, FBI है। आपको पता है कि ये FBI की अगर हम बात करें, कहाँ की है ये FBI? 2008 में जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो अमेरिका की तर्ज पर, अमेरिका में है ना FBI है, तो अमेरिका की तर्ज पर हमें भी आवश्यकता हुई, सो हमने भी यहाँ पर क्या बना लिया, NIA बना लिया, है ना, NIA बना लिया। इसके अलावा वित्तीय कार्रवाई बल, अल कायदा प्रतिबंध समिति UN की, UNOCT भागीदार, और ये रहा इंटरपोल न्यू दिल्ली। तो इन सभी से सहयोग और समन्वय के साथ जो कार्य है वह NIA करता है। क्लियर है इतना? तो ये इसका कार्य हुआ, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन पूछती हूँ। संसद द्वारा पारित अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक में NIA को निम्न अतिरिक्त अपराध मामलों की भी जांच करने की अनुमति देने का प्रावधान है। तो पहले 2008 में इसकी स्थापना होती है और 9 में स्थापना होती है और 8 का एक्ट था, और उसके बाद इसके कार्य का विस्तार करने के लिए कार्य क्षेत्र विस्तार के लिए क्या किया, 2019 का भी एक्ट लेकर आए, 2019 का भी एक्ट लेकर आए। एक मिस्टेक मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ, हम 19 ही बार बार देख रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया था, सो यहाँ पे मैं करेक्ट करती हूँ कि 2019 का एक्ट है ना। हम यहाँ पर 19 के संशोधन की बात करेंगे, 2019 वाला जो संशोधन है हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 19 में जो पारित किया गया, तो इसमें और अब चूंकि मैंने आपको बताया कि कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए ये आया था, और अगर कार्यक्षेत्र का विस्तार है तो कुछ चीज़ों को और शामिल कर दिया। अब जैसे कि पहले आतंकवाद की ही बात होती थी, मतलब अब तो साइबर आतंकवाद की भी बात हो रही है कि गवर्नमेंट का मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट साइट है, उसी साइट को पूरा हैक कर लिया आतंकवादियों ने। तो टेक्नोलॉजी का यही तो बात है ना कि मतलब टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है तो वह बुरे लोगों के पास भी है, वह ऐसे लोगों के पास भी है जो देश की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, देश के लिए लाभ देना चाहते, तो ऐसे लोगों के भी हाथ में। परमाणु बम ऐसे देशों के पास में भी है जो विकास की राह में उसका यूज करेंगे अपने डिफेंस के लिए, तो वहां पे ऐसे देश जो कि आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषण दे रहे हैं उन देशों के पास में। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी और चीजें जब है उन्होंने भेदभाव, टेक्नोलॉजी का कोई भेदभाव नहीं है। चोर भी उतने ही स्मार्ट हो गए हैं कि अब अगर आप देखेंगे कि आप डिजिटल लॉक लगा रहे हैं चीजों में, है ना, तो चोरों के पास भी वो टेक्निक आ गई। पहले वो हथौड़ा लेके आते थे, अब वह कंप्यूटर लेके आते हैं, या फिर अब जो भी उनका टैब है जो भी है। तो यहाँ पर देखो कि पहले साइबर आतंकवाद नहीं था, बट अब देखो साइबर आतंकवाद है, इसको शामिल करा। जाली मुद्रा, बैंक नोट से संबंधित अपराधी तो खैर पहले भी शामिल थे, अब इसको और शामिल किया। प्रतिबंध हथियारों का निर्माण या बिक्री, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे जो पॉइंट्स है इसको शामिल किया गया कि अब जो NIA है वह इस तरह के मामलों को भी देखेगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो, चलो ये तो सूचना आयोग का है, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, सो हमने रिपोर्ट डेटाबेस की बात कर ली दो, तो यहाँ पे आपको पॉइंट पता चल गया कि NIA का मेन काम क्या है, डेटाबेस तैयार करना, सहयोग करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, ये अपनी वेबसाइट पे क्या लिखती है, थोड़े से उसके वर्ड्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। NIA अपनी वेबसाइट पर क्या लिखती है वो पढ़ते हैं।
पिछले कई वर्षों में भारत सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवाद का शिकार हो रहा है। तो ना केवल आतंकवाद, अभी यहां पर इसके महानिदेशक कौन है, सदानंद दाते हैं आईपीएस, और ये महानिदेशक है, मतलब है ना, जो एनआईए का मुख्य पदाधिकारी होगा उसको महानिदेशक कहा जाएगा, और वर्तमान में सदानंद दाते जो हैं वो है। ठीक है, तो पिछले कई वर्षों में तो ना केवल ये आतंकवाद के मामलों को नहीं देख रही है, घुसपैठ के मामलों को भी देख रहा है कि भारत में अगर सीमा पार या फिर इस तरह से अगर घुसपैठ हो रही है, या फिर और भी ऐसे हम कहेंगे जैसे कि पाकिस्तान ही कोई ऐसा आतंकवादियों का बेस कैंप लगा के रखा है या फिर ये सारी चीजें, तो इन सभी मामलों को भी जो एनआईए है वह देखेगा। और जब ये सहयोग करेगा, या फिर इसकी अगर हम शक्तियों की बात करें कि किसी मामले की जांच में जो इसके पास शक्तियां हैं वह पुलिस अधिकारियों के जैसी ही होंगी, है ना। सो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र, बल्कि भीतरी इलाकों और प्रमुख शहरों के विभिन्न हिस्सों में भी आतंकवादी हमले, बम विस्फोट आदि के रूप में आतंकवादी हमलों की असंख्य घटनाएं हुई हैं। और इसीलिए अब जरूरत थी कि इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई एक एजेंसी ऐसी हो। बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं को जटिल अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संबंध पाए जाते हैं। अन्य गतिविधियों जैसे कि हथियार, ड्रग तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा, सीमाओं के पार घुसपैठ, अवैध गतिविधियां, इन सभी के बारे में ये जो काम है वह करेगा। मतलब एनआईए इन सभी मुद्दों को देख रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं, चाहे जाली नोट छापना हो, भारतीय मुद्रा को जाली नोटों का प्रसार हो अर्थव्यवस्था में, है ना, या फिर घुसपैठ के मामले हो। आतंकवाद तो है ही प्रायोरिटी बेस पर। तो आतंकवाद केवल वही थोड़ी है कि कई तरीके के आतंक, जैसे साइबर आतंकवाद, वो भी आतंकवाद ही है। ठीक है, तो इसका विजन और मिशन क्या है? विजन और मिशन इसका ये है कि इसका लक्ष्य ये है, देखो, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि जैसे कि मान लो यूएस की कोई एजेंसी है, तो हमने क्या किया कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर जो मानक, जो स्टैंडर्ड स्थापित किए गए हैं, हम उस स्थापित मानकों के बेस पर काम कर रहे हैं। मतलब एक इतनी प्रोफेशनल जांच एजेंसी जिसके पास तकनीकी, जिसके पास वैज्ञानिक क्षमता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एनआईए केवल पुलिस है, पुलिस के पास उतनी तकनीकी क्षमता नहीं है, बट जब हम इस तरीके की एजेंसियां बनाते हैं तब उन एजेंसियों के पास, इस तरह के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के पास अपने पूरे एक टेक्नोलॉजी, जो उनका पूरा एक विंग होता है जो तकनीकी रूप से बहुत सक्षम होता है, चाहे किसी भी तरीके का कोई एक ऐसा नेटवर्क हो, चाहे उसे है ना प्रोटेक्ट करना हो, हैक करना हो, सारी चीज़ों को लेकर, कहीं से कोई डेटा इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, ठीक है, किसी कॉल, मतलब खैर ये तो बहुत छोटी बात हो गई कॉल वगैरह का। तो यहाँ पर इस तरीके से मतलब पूरी तरह से एक पेशेवर जांच एजेंसी बनाना है। और इसका उद्देश्य क्या है? उच्च प्रशिक्षित साझेदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जांच में एक एक्सीलेंस को स्थापित करना, और इसका उद्देश्य आतंकवादी जो समूह है उनका प्रतिरोध करना। ठीक है, ये है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि एक आतंकवाद संबंधी सूचनाओं का भंडार हो गया ना, डेटाबेस वाली बात, कि ये क्या कर रहा है, ये डेटाबेस भी बना रहा है। और वही डेटाबेस जो अभी मैंने आपको दिखाया कि 2014 में ये कहता है कि हम इन संगठनों, वो तो मैंने जो आपको बताया वो शायद जो लिस्ट थी वह काफ़ी बड़ी थी, मैंने तो आपको कुछ ही बताए हैं, 8-10 बताए, शायद उसमें 50 के आसपास ऐसे संगठन शामिल है जो कि एनआईए ने लिस्टेड किया है और उसको ये घोषित किया कि ये आतंकवादी संगठन है, ये विधि विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। तो एनआईए के बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे, है ना। शुरुआत कैसे होती है, थोड़ी सी हम चीज़ों को लिखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, या आप अन्वेषण अभिकरण लिखेंगे, जो मन हो वो लिख लीजिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या अन्वेषण अभिकरण। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली इसकी शुरुआत कहां से होती है, शुरू कैसे ये हुआ, कारण क्या है इसको स्थापित होने का, और ये है मुंबई अटैक। सर्च करना, पढ़ना, थोड़ा सा देखना क्या हुआ था, जिसे कि 26/11 का भी हमला कहा जाता है। तो मुंबई अटैक के बाद ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि एनआईए जो है वह हो, है ना। तो ये देश की आतंकरोधी कानूनी प्रवर्तन एजेंसी है, आतंकवाद को रोकने का प्रयास कर रही है ना, खत्म करने का प्रयास कर रही है।
तो आतंकरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी केंद्र की एजेंसी है ना। मंत्रालय किस में आती है, किस में है ये, केंद्र की एजेंसी है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। केंद्र की एजेंसी है होम मिनिस्ट्री के अंदर, गृह, ठीक है, केंद्र की एजेंसी है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है वह आ रही है। क्लियर? सो देखो तो 2008 का जो ये मुंबई अटैक था, इसके बाद ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि हमारे पास कोई ऐसी केंद्र की एजेंसी हो जो कि इसको रोकने के लिए काम करेगा। सो केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता यहां से महसूस होती है, केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता, केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता यहां से महसूस होती है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, कहां पर है, दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में है हेडक्वार्टर, है ना। देखो इसके अलावा एनआईए का एक स्पेशल एक विंग भी काम करता है। एनआईए का एक और विंग है और इस विंग को कहा जाता है टीएफएफसी। टीएफएफसी, जाली मुद्रा एंड आतंकी वित्त पोषण विंग। एक अलग से विंग काम करेगा जो कि किसको रोकेगा, जाली मुद्रा को और टेरर फंडिंग और फेक करेंसी, है ना, आतंकवाद वित्त पोषण, आतंकवाद वित्त पोषण, है ना, और जाली मुद्रा। इसके लिए स्पेशल एक विंग बना हुआ है जो कि इन कामों को भी देखता है। और एनआईए की अगर हम बात करें तो यहां पर जो प्रमुख होगा वो महानिदेशक कहलाए, ठीक है, महानिदेशक होगा, महानिदेशक होगा। जैसे कि हमने वर्तमान में देखा कि महानिदेशक कौन है, तो जो सदानंद दाते हैं ये अभी वर्तमान में है। चाहो तो इनका भी नाम लिख लो, सदानंद दाते। अब जब चेंज हो तब आप भी चेंज कर लेना, ठीक है। अभी वर्तमान में है। कितने लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आईपीएस बनना है, तो पुलिस महानिदेशक, अगर पुलिस महानिरीक्षक स्तर का व्यक्ति होगा तब डेफिनेटली, है ना, आईपीएस। चलिए, अच्छा इसके अलावा देखो कि हम इसका महत्व और कार्य को देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसका आखिर औचित्य क्या है, इसकी स्थापना की बात जो कही गई, ठीक है, तो किन कारणों के आधार पर कहा गया, जरा हम उसको समझते हैं। इतना हो गया, आपका स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ लिखते रहो। स्क्रीनशॉट की ताकत याद रखो भाई। इस बार का जो टॉपर था एक, उन्होंने कहा कि उनके पास 20,000 स्क्रीनशॉट थे। अच्छा है, फोन देखने की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है सबको। अब अपने चारों तरफ देखते हैं ना कि अगर अब 10 लोग भी बैठे हैं, इवन अगर टीचर्स भी हों, तब भी कहीं ना कहीं हमारा एक दिमाग फोन में ही रहता है, ठीक है। चाहे कुछ भी, चाहे यूट्यूब पर खुद ही के वीडियोस के व्यू या कमेंट्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर तो एक ज़रूरत सा बन गया है ना। चलो आगे चलते हैं और यहाँ पर हम महत्व और कार्य की बात करते हैं। आखिर इसका जो औचित्य है वह क्या है। तो जब ये कहा गया कि एनआईए हो, तब कुछ तो इसमें आपने रीजन बताए होंगे कि क्यों हो। जब ये कहा कि एनआईए हो, है ना, तब आपने कुछ तो इसके लिए इवन रीजन बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, कि आखिर हमें इसकी जो जरूरत है वह क्यों है। तो इसमें एनआईए विधेयक 2008 आया था। एनआईए जो बिल आया 2008, इसने कहा कि भाई कुछ तो रीजंस है, और ये रीजन है आतंकवादी हिंसा। देश में बड़े पैमाने पर घटनाएं बढ़ रही हैं, आतंकवादी हिंसा, अलगाववाद,
सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात भी इसमें कही गई है ना, अलगाववाद है, वामपंथी हैं, इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके लिए हमें आवश्यकता है कि इस तरह की एक एजेंसी हमारे पास हो जो कि काम करे। इसके अलावा हथियार व नशीले पदार्थों का तस्करी, हथियार व नशीले पदार्थों, हथियार व नशीले पदार्थों की तस्करी, ठीक है, हथियार व नशीले पदार्थों की तस्करी। और ये तस्करी केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो बेसिकली ये घटनाएं भी काफी बढ़ रही हैं। इसके अलावा चाहे हम सीमा पार घुसपैठ की बात करें, सीमा पार आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद या घुसपैठ के मामले, ठीक है, फेक करेंसी के मामले, फेक करेंसी या टेरर फंडिंग के मामले, आतंकवादियों को पैसा देना, वही तो है टेरर फंडिंग, आतंक का वित्त पोषण, टेरर फंडिंग। इसके लिए अलग से बना हुआ भी है एक, है ना, TFFC, एक अलग से विंग बना हुआ है। तो 2008 में जो NIA के लिए बिल आया उसमें यह कहा कि बेसिकली इसकी स्थापना के कुछ कारण हैं, औचित्य है, वही तो है ना, औचित्य क्या है, स्थापना के कारण हैं, और ये सारे कारण इसमें बताए गए थे, ये सारे कारण इसमें बताए गए थे कि कहा कि पहली बात तो ये है कि पूरे देश भर की हम बात करें, देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखेंगे तो एक सबसे ज्यादा आपको मतलब सबको प्रभावित करती है एक छोटी सी घटना। इवन आप ये देखो कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है या अपनी जमीन का उपयोग, जमीन का इस्तेमाल करने के लिए अनुमति देता है कि हाँ वहां पे जो कैंप लगा ले, प्रशिक्षण दे ले एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर जब पाकिस्तान में भी इस तरह की एक घटना होती है कि वहां पर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 2-3 साल की उम्र के बच्चे हैं, जैसे कि नर्सरी या फिर हम और भी, तो इस तरह के स्कूलों में भी आतंकवादियों ने घुसकर सीधा गोलीबारी शुरू कर दी और लगभग सारे बच्चों को मार डाला। तो उस घटना से केवल पाकिस्तान प्रभावित नहीं हुआ था, पूरा विश्व प्रभावित होता है इस तरह की घटनाओं से, क्योंकि ये देश की सीमाओं में तो बदती ही नहीं है ना। अब मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी घटना देखी जो कि मान लीजिए न्यूयॉर्क के किसी एक हम कहीं एक मॉल में होती है, कि उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका में सबसे ज्यादा जो एक प्रॉब्लम दिखाई देती है इस स्तर पर कि सबके पास बंदूकें हैं, जिसे गुस्सा आती है वो चला देता है। तो वहां पर ये शूट आउट वाले जो मामले हैं ना, हमारे यहाँ चलो लड़ेंगे झगड़ेंगे, गाली गलौच है या फिर थोड़ा बहुत कहीं कहीं लाठियां चल गई, समझ में आता है, बहुत कम आपने सुना होगा। वहां पे डायरेक्ट आपको इस तरह के केसेस दिखाई देते हैं कि कोई फ्रस्ट्रेट था कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, गया 4-6 गोलियां वैसे ही खाली कराया। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो सुरक्षा को लेकर, मतलब आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा, कैसे होगी, इसको लेकर विश्व स्तर पर एक चिंता उठ जाती है। तो आतंकवाद सीमाओं में तो अब बधा ही नहीं। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो कहा कि भाई महामारी का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ कि चाइना के वुहान शहर से हुआ था, शुरू हुआ था, और वो जाते 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 करोड़ों लोगों को प्रभावित कर गया, है ना, करोड़ों लोगों की डेथ हो गई। आंकड़े तो आप देखिए जरा कि कोविड में कितने लोगों की डेथ हुई थी। और इवन उससे ये भी पता चल गया था कि डॉक्टर्स हो या फिर इस तरह के अस्पताल हो कितने अनैतिक हैं, कितने अमानवीय कार्य किए कि कोविड के नाम पर, फंड के नाम पर, है ना, चाहे बहुत सारे ऐसे इशू उठ गए थे। तो यहां पर देखो कि औचित्य इस बात का है कि अलगाववाद है, वामपंथी, इस तरह की सैकड़ों हजारों घटनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी है, सीमा पार आतंकवाद है, फेक करेंसी है। और इसी कारण से बच्चों जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, सेकंड ARC है, ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक जो सुधार आयोग है, सेकंड ARC, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में बना, 8 में शायद रिपोर्ट दिया था, है ना, वीरप्पा मोइली। इसके द्वारा भी ये कहा गया था, मतलब इस सेकंड ARC की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी कहती है कि आप NIA जैसी संस्थाएं बनाए
जो कि केंद्रीय स्तर पर काम करे और हमें इस तरह की जो परेशानियां हैं उससे बचा ले। आ गया समझ में? 8 नहीं, इसको 9 कर लो, ठीक है। 9 में आपने रिपोर्ट दी थी, अंतरिम रिपोर्ट, और इन सबको नहीं देखेंगे। अब आगे देखो। अच्छा देखो, अगर हम कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होगा? जो ये हम औचित्य देख रहे हैं कि जिन पर हम स्थापना कर रहे हैं कि इन चीजों को हम करवाएंगे हम इस केंद्रीय एजेंसी से, तो डेफिनेटली वही काम होंगे कि फेक करेंसी के लिए ये काम कर रहा है, जाली मुद्रा को रोकने का काम कर रहा है ना। तो एनआईए एक्ट में जो भी अपराध अधिसूचित है, औचित्य हमने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चलते हैं। इसके कार्य क्या होंगे? एनआईए के कार्य क्या होंगे? तो कार्य सीधी सी बात कह दी कि इसमें इसके कार्य वही होंगे जो कि एनआईए एक्ट बना था ना 2008 का, एनआईए एक्ट 2008, इसमें जो लिस्टेड किए गए हैं अपराध, इसमें जो अपराध अधिसूचित हैं, इसमें जो अपराध अधिसूचित हैं, ठीक है, इसमें जो अपराध अधिसूचित हैं उसके लिए ये काम करेगा। मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अच्छा, इसके पहले काफ़ी सारे बच्चे पटना में मिल चुके हैं, है ना। पटना बिहार एक बार हम फिर से आ रहे हैं 22 जून को। सभी टीचर्स से आप मिलेंगे, है ना, हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी टीचर्स होंगे, तो आपके लिए काफ़ी सरप्राइजेज हैं। मिलिएगा हमसे 22 तारीख को। बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए थोड़ा सा आप अवेयर रहें, सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी सभी चैनल्स पर PWOnlyIAS के, कि कब और कहाँ पर वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्या उसका टाइमिंग होगा, आप उसमें कैसे आ सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको जल्दी ही दी जाएंगी, ठीक है। लास्ट टाइम आए थे, बहुत सारे बच्चों से मिलना हुआ था, आप सभी से एक्सपीरियंस, आप सभी की कुछ ऐसा कि हाँ मैम यहाँ प्रॉब्लम हुई थी, या फिर ये सारी शिकायतें, कमियाँ, खूबियाँ, सारी चीज़ें जानने का मौका मिलता है। पिछली बार लेकिन कम टीचर्स आए थे, आपकी ये शिकायत थी, तो इस बार आपको नंबर ऑफ़ टीचर्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सभी जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं आप उनसे मिल सकते हैं। तो हम मिलेंगे 22 जून को बिहार पटना में। चलिए, बाकी जगह और सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपको पता चलेंगी। तो यहाँ पर देखो कि आतंकवाद और अन्य गतिविधियों की जांच करना, मतलब इसमें जो भी अपराध लिस्टेड किए गए हैं, जो भी अपराध अधिसूचित हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है मैं भी आऊँगी, है ना। मैं इन्फॉर्मेशन देने का मतलब भी यही है, मैं भी आऊँगी। सो जांच व अभियोजन करना, जांच व अभियोजन, जांच व अभियोजन करना इस तरह के मामलों की, आतंक रोधी जांच सुरक्षा, आतंकरोधी जांच सुरक्षा। ऑब्वियस सी बात है, कार्य तो यही होंगे ना, मेन काम तो यही है कि किस तरीके से ये आतंकवाद को रोक सके। इसके अलावा देखो कि ये केंद्र और राज्य की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे भी ये समन्वय करके ही काम करेगा। तो केंद्र व राज्यों की अन्य सुरक्षा एजेंसियां, अन्य सुरक्षा एजेंसियां केवल केंद्र व राज्यों के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, है ना, इनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन करके काम करेगा, एक समन्वय, एक सहयोग, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने देखा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे FBI हो, चाहे इंटरपोल हो, इन सभी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, केंद्र, राज्य हर तरह के स्तर पर एक प्रशासन का काम करेगा ताकि एक प्रभावी, सो ना केवल अभियोजन बल्कि जांच व अभियोजन, जो भी कानून बनाए गए हैं उन सभी का कार्यान्वयन और एक प्रभावी कार्यान्वयन, है ना, कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से करना, उपाय सुनिश्चित कराना कि कैसे हम आतंकी घटनाएं और इन सारी चीज़ों को रोक सकते हैं। क्लियर है? चलो अब हम आगे चलते हैं और हम इसके कुछ लक्ष्यों की बात करते हैं। एनआईए के कार्य हमने देख लिए, औचित्य देख लिए, है ना। चलो
तो कार्य देखो, जैसे कि हम इसके लक्ष्य देखें, इसका लक्ष्य क्या है कि एक ये व्यवसायिक, एक पेशेवर व्यवसायिक एजेंसी के रूप में कार्य करना। जैसे कि हमने देखा कि इसका मेन काम क्या है कि एक पेशेवर की तरह ये काम करेगा, पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में, मतलब प्रोफेशनल तरीके से। तो पेशेवर तरीके से काम कर रहा है, पेशेवर जांच एजेंसी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें टेक्निकल टर्म की बात करें तो टेक्निकल हो, ठीक है, या फिर और भी अदर तरह की जो स्किल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सारी चीज़ों को ये उसी मानक पे कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो मानक है इसको देखेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर डेटाबेस की बात की कि जो भी इंफॉर्मेशंस हैं कि आतंकवाद जो कर रहे हैं, है ना, या फिर जो विधि विरुद्ध कार्यकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी संगठन, अच्छा एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि आतंकवादी संगठन किसके अंतर्गत घोषित किए जा रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर एक अधिनियम बना है, विधि विरुद्ध कार्यकलाप निवारण अधिनियम 1967, और इसके ही अंतर्गत इस तरह के जो आतंकवादी समूह है उनको लिस्टेड किया जाता है, ब्लॉक लिस्ट किया जाता है, ब्लैक लिस्ट किया जाता है, ठीक है। तो तकनीक का उपयोग, वैज्ञानिक सोच का उपयोग, डेटाबेस पूरा तैयार करना, और जहां पर जरूरत हो तो कानूनों में सुधार के लिए बोलना, सुधार के साथ साथ प्रवर्तन के लिए बोलना, है ना। इसके अलावा त्वरित जांच, ये सारी चीज़ें जो हम औचित्य वगैरह में देख चुके, जस्ट रिपीट है चीज़ें, है ना। त्वरित जांच, तुरंत जांच करना अगर इस तरह के मामले हैं। समन्वय की बात आपने यहाँ पर देख ही लिया कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वह इंटरनेशनल लेवल पर भी होगा, वह नेशनल लेवल पर भी होगा, और ये स्टेट लेवल पर भी होगा। तो इसमें जो भी एजेंसियां शामिल है उन सभी के साथ सहयोग समन्वय करने का जो काम है वह ये करेगा, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि अब अगर हम बात करें कि इसका ज्यूरिसडिक्शन एरिया जो है वह आखिर क्या होगा। अधिकार क्षेत्र आखिर इसका क्या होगा। ज्यूरिसडिक्शन आखिर इसका क्या होगा, ठीक है। देखो, हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। तो एनआईए का जो अधिकार क्षेत्र है वह समवर्ती विषयों को इसमें शामिल किया गया है, मतलब ऐसे विषय जिस पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र का भी है और राज्य का भी है, केंद्र और राज्य दोनों का है। तो बेसिकली इसका जो ज्यूरिसडिक्शन रखा गया वो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है। कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन है, समवर्ती अधिकारिता है, ठीक है। तो अगर कोई मामला केंद्र का है और राज्य का है, देश का है, उसको लेकर ये काम करेगा, तो समवर्ती क्षेत्र अधिकार इसको प्राप्त है। इसके अलावा देश की सुरक्षा, ठीक है, देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता, किसी भी तरह अगर मान लीजिए ये प्रभावित हो रही है, देश की एकता अगर या देश की सुरक्षा अगर खतरे में है, तो उसके लिए मतलब जो एनआईए है, एनआईए का ये ज्यूरिसडिक्शन एरिया होगा। और ना केवल ये बल्कि अगर हम राज्यों की भी सुरक्षा की बात करें, ठीक है, राज्यों की सुरक्षा, इसके अलावा जो हमारे विदेशी संबंध हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो अभी एक मूवी आई थी, उसमें एक सीन था जिसमें कि केंद्र के साथ पाकिस्तान के साथ एक शांति समझौता होने वाला था, तो जो आतंकवादी संगठन उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो ना केवल नेशनल बल्कि यहाँ पर अगर विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध प्रभावित हो रहे हैं, विदेशी राज्यों से, तो इस तरह के मामलों को भी देखेगा। विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध, विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध
प्रभावित, अगर ये प्रभावित हो रहे हैं तब भी ये एरिया किसके ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है NIA, हियर राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। आगे चलते हैं, एक पॉइंट और आपका बचा हुआ है, NIA संशोधन अधिनियम 2019। ये जो एक्ट आया ना 2019 का, इसका मेन काम ये था कि NIA का जो ज्यूरिसडिक्शन एरिया है इसको बढ़ा दिया जाए। अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अधिकार क्षेत्र का विस्तार, है ना। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्या, साइबर अपराध, साइबर आतंकवाद, तो इस, या साइबर टेरर, तो ये मामले जो हैं ये NIA देखेगा और ये विस्तार NIA एक्ट 2019 से किया गया। इसके अलावा देखो इसमें जो पहले लिस्टेड थे ना 2008 वाले एक्ट में, उन अपराधों को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अगर भारत के हितों को कोई मामला प्रभावित कर रहा है वो सभी मामले इसमें शामिल होंगे। भारत के हितों को प्रभावित करने वाले, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले सभी मामले, सभी मामले मतलब सभी, किसी भी तरह का अगर ऐसा मामला है कि वह भारत के हितों को प्रभावित करेगा तब NIA उस बात से निपटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर विस्तारित किया गया, और इवन ये मामला ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर संगठन, अगर किसी बेसिकली ये व्यक्ति तक भी विस्तारित किया गया, ऐसा नहीं है कि कोई संगठन करेगा, आतंकवादी संगठन करेगा तभी हम भारत के लिए हमला मानेंगे, बल्कि इसके अलावा अगर कोई ऐसा अनुसूचित अपराध भारतीय नागरिकों के विरुद्ध करेंगे, भारत के हितों को प्रभावित करेंगे, तो उसके लिए भी, तो ना केवल यहाँ पर भारत के हित बल्कि भारत के व्यक्तियों के हितों के भी अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बात उसमें ये तय किया गया कि NIA जो है वह अब केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो है वह उसी तरीके से उसके पास शक्तियां होंगी। तो भारत के बाहर, भारत के बाहर NIA अधिकारियों को, भारत के बाहर NIA अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों की अधिकारिता होगी। जो पुलिस अधिकारी है ना, पुलिस अधिकारियों की शक्तियां प्राप्त होगी। पुलिस अधिकारियों की शक्तियां जो है वह NIA के ऑफिसर्स को प्राप्त होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो केंद्र सरकार है वह मामले की जांच के लिए तो कह रही थी, तो केंद्र सरकार भारत के बाहर भी किसी मामले की जांच के लिए कहती है। केंद्र द्वारा NIA को शक्तियों की बात हो गई। अब है कि भारत के बाहर भी कहा जा सकता है, केंद्र द्वारा NIA को भारत के बाहर भी कार्य सौंपा जा सकता है, भारत के बाहर भी कार्य सौंपा जा सकता है। और ये सारे NIA जो है वह मामला कुछ उसी तरीके से हैंडल करेगी और जैसे कि भारत के अंदर उस मामले को कर रहा है। इसके अलावा मुकदमा चलाने के लिए ये क्या कर सकते हैं, किसी जो न्यायालय है उसको सत्र न्यायालय या विशेष न्यायालय घोषित कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर मुकदमे को चलाने के लिए, सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना, और ये विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करेगा, केंद्र करेगा, NIA नहीं करेगा। हाँ, NIA के मुकदमों के लिए केंद्र के द्वारा इस तरह की अधिकारिता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं वह इस तरह के मुकदमों की जांच के लिए जो सत्र न्यायालय हैं उनको विशेष न्यायालय के रूप में, ऐसा नहीं कि अब अलग से न्यायालय, विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे, बल्कि जो और सेशन कोर्ट चल रहे थे, सत्र न्यायालय थे, उन्हीं को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है पर्टिकुलर मुकदमे की सुनवाई के लिए। तो यहाँ पर ये NIA का और अधिकार क्षेत्र जो है वह विस्तार कर दिया, जैसे कि यहाँ पर विशेष न्यायालयों की बात की थी। और ज्यादातर इसमें यह कहा गया कि भारत के बाहर जो है वह अगर भारत से रिलेटेड, जैसे मान लो कोई ऐसा आतंकवादी संगठन है जो भारत के बाहर रह रहा है और उसके वहां से सक्रिय होकर भारत के हितों को प्रभावित कर रहा है, भारत के नागरिकों को प्रभावित कर रहा है, तो वहां की जांच, वहां पर उनको पकड़ना और सारे काम जो है वह NIA के होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर कई और भी ऐसे अपराधों को जोड़ा गया, जैसे कि आप लिस्ट एक बार देख लीजिए कौन कौन से अपराधों को जोड़ दिया, जैसे कि मैंने
है, जाली मुद्रा, बैंक नोट, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण, साइबर आतंकवाद, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। ठीक है, तो बच्चों पुराना भी रिवाइज करते रहना, एक बार फिर देख लो कि हमने क्या क्या देखा है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जांच एजेंसी के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा एक बार और बता देती हूँ, ये टेलीग्राम है आपके लिए, स्कैन कर लो इसको, इस पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, क्लासेस की PDF सारी चीज़ें मिल जाती हैं, या सर्च कर लो मंजू @मंजू PW UPSC वाला, इस पर आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ सब मिल जाएंगी। ठीक है, चलो, तो हमने स्थापना उद्देश्य, कार्य लक्ष्य, NIA एक्ट 2019 और अधिकार क्षेत्र की बात की। हमने जाना कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जैसे कि लोकपाल है, लोकायुक्त, वह अपना काम अलग अलग कर रही है। ठीक है, वह करप्शन के खिलाफ, ब्राइबरी के खिलाफ अपना अलग अभियान छेड़े हुए हैं। तो लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की स्थापना की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, CBI की बात कर रहे हैं, CVC की बात कर रहे हैं, NIA की बात कर रहे हैं। तो जहाँ CBI केवल भ्रष्टाचार और गंभीर अपराध उस तरीके को देख रहा है कि ये आर्थिक अपराध अगर गंभीर तरीके से भारत के हितों को प्रभावित करे, या फिर हम गंभीर अपराध कहेंगे, तो NIA क्या कर रहा है कि इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा सीमित हो जाता है, और ये आतंकवाद की बात करता है, और आतंकवाद के साथ साथ टेरर फंडिंग की बात करता है। ठीक है, 8 के एक्ट में और बाद में 19 के एक्ट से संशोधन करके कुछ विस्तार जो है वह दिया गया। तो यहाँ पर केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचारी और सारी चीज़ें सतर्कता आयोग है, संतानम समिति की सिफारिश पर बना था। तो यहाँ पर हमने देखा कि अन्वेषण अभिकरण अपने बारे में क्या बताता है कि एक पेशेवर एजेंसी की तरह काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद कार्य हमने देखे कि डेटाबेस है, कानून में सुधार है, प्रवर्तन है, त्वरित जांच है, प्रभावी क्रियान्वयन है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट कोऑर्डिनेशन, सहयोग, जैसे कि इंटरपोल है, FBI है, या फिर बाकी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है, इंटरपोल नई दिल्ली है, UNCD है, अलकायदा प्रतिबंध, अलकायदा नहीं, अलकायदा ऐसा मत सोचो अलकायदा से वो जो समन्वय कर, अलकायदा को जो UN की प्रतिबंध समिति है उसके साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। चलो, सो हमने यहाँ पर देखा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आतंकवाद रोधी, मतलब केंद्र की एक एजेंसी है जो आतंकवाद को रोकने के लिए काम करती है। शुरुआत मुंबई अटैक के बाद होती है, और इसका एक विंग है TFFC यानी टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी। इसके हमने कार्य देखे कि एक्ट के अंतर्गत जो कार्य सौंपे गए थे। ठीक है, हमने ज्यूरिसडिक्शन एरिया की बात की कि इसका जो एरिया होगा ज्यूरिसडिक्शन का वो कॉन्करेंट लिस्ट वाला होगा, कॉन्करेंट अधिकारिता इसकी होगी। ठीक है, फिर हमने बात की 19 के एक्ट की। सो ये था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई बाकी आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बताते हैं कि क्लासेस कहाँ आपको प्रॉब्लम है, कहाँ आपको चीज़ें स्मूथ है, क्लियर है ना। तो रिवीजन करते रहिए, जैसे कि आज अगर हमारा 67 चैप्टर हो गया तो आपका काम है कि आप रिवीजन करो पिछले 64, 65, 66 तीनों का रिवीजन करो, इसको देख लो। देखो, आप पढ़ते तो बहुत कुछ है, साल भर पढ़ रहे हैं, बट उस पढ़ने को उसको अपना बनाना इन सेंस कि जब आप रिवाइज करोगे तभी तो वो चीज़, अगर आपने पढ़ा आप उसका यूज़ नहीं कर पाए, आपने पढ़ा आप यूज़ नहीं कर पाए। जैसे कि अभी होगा कि आप कुछ गलतियां सिली मिस्टेक्स अगर करते आए होंगे साल भर, या रिवाइज आपने ठीक से नहीं किया होगा, आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, आते ही हुए क्वेश्चंस जब फिल्म्स में नहीं बनेंगे ना, तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। उस वक्त इंसान बहुत अकेला होता है, उस वक्त बैठे बैठे हम बहुत सारी कस्में खा लेते हैं कि यार अब से तो सिर्फ पढ़ूंगा, क्योंकि सच में एग्जाम हॉल में बैठो ना तो योग्यता पे प्रश्न चिन्ह खुद की लग जाता है, हम खुद पर लगा लेते हैं कि यार मैंने साल भर क्या किया, पूरे साल के पाप हमें याद आने लगते हैं कि मैंने क्या किया साल भर, बताओ ये नहीं करते 2 महीने बैठ के सब्जेक्ट को पढ़ लेते, बताओ ये क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लेते, एक बार और रिवाइज, उसके बाद बस गलतियां रह जाती है। तो या तो आप उन गलतियों से सीख रहे हो, तो या फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो यहां पर कोशिश करो ना कि जब आपके पास समय है, सबसे अच्छा समय कब होता है आपके पास, एक बहुत अच्छा समय, मतलब बहुत अच्छा कोट मुझे लगा था जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर आपको सफल होना है तो सफलता के लिए भी तो कुछ योग्यताएं होनी चाहिए ना। आप ऐसे थोड़ी ना सफल लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे, उसके लिए कुछ योग्यताएं होंगी, उसके लिए कुछ दुख दर्द आपको सहने पड़ते हैं, आपको डिसिप्लिन का दुख दर्द सहना होगा, है ना। कैसे आपकी लाइफ जो है वो डिसिप्लिन रहेगी, एक डिसिप्लिन वे में आप काम कर रहे हो। वही बात है कि या तो आप रिग्रेट वाला दुख सहो, या तो आप अनुशासन वाला दुख सहो। अगर अनुशासन आपकी लाइफ में है, डिसिप्लिन लाइफ में है, सेल्फ डिसिप्लिन है, तो ये दुख आपका 1-2 साल का होगा, बाकी फिर मजे ही मजे हैं, है ना। लेकिन अभी अगर आपने ये जो आपका समय है, अभी आपने ज़्यादा दोस्ती यारी में, अभी आपने ज़्यादा समय सोशल मीडिया बर्बाद किया, पता चला पूरे दिन रील्स स्क्रॉल हो रही हैं, ऐसा होता है। अरे ऐसा होता है कि पूरे दिन बस कुछ नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, खाने के लिए उठ रहे हैं वो भी बहुत बड़ा काम है, नहाने के लिए उठ रहे हैं बहुत बड़ा काम कर लिया, उसके बाद बस डले डले रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये जो मोबाइल फ़ोन ने हमें एक निष्क्रिय सा बना दिया है ना, थोड़ा सा तो एक्टिव रहो कि हम अपने सालों के साथ
यश के साथ आखिरकार कर रहे हैं। यही वर्ष अगर हम पूरे साल पढ़ रहे होते तो आज हम कहीं ऑफिसर्स होते। थोड़ा सा मोटिवेशन देखो, आप कर क्या रहे हो ये चीज़ तो आपको विचार करनी होगी। ऐसे नहीं कि बस चल रहा है जीवन निष्क्रिय तरीके से, थोड़ा सा एक्टिव। इस उम्र में एक्टिव नहीं रहोगे, बाद में फिर बैठने लेटने के लिए आएगा ना 60 के बाद का समय, फिर कुछ काम होगा ही नहीं करने के लिए। ऑफिशियली रिटायरमेंट की एज क्या होगी कि अगर आप किसी पद पर होते 65, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे कि आप न्यायाधीशों की बात करेंगे तो चलो अगर रिटायर हो गए तो उसके बाद उनके लिए अगले 5 साल के लिए काम है, कहीं और बना दिया, कहीं अधिकारी बना दिया, कहीं उनको किसी संस्था में इस तरह, जैसे कि मान लीजिए अगर हम NIA की बात करें, इस तरह की जांच एजेंसियों में आ गए। आप क्या करोगे 60 के बाद? फिर तो लेटना ही है ना। अभी आपके पास सक्रिय जीवन के कितना समय है कि अभी अगर आप 20 या 25 के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास कितना टाइम है? 5 साल ही समझ लो, 30 के हो गए। 40 के बाद तो ज़िंदगी फिर ऐसे गुजरती है कि यार अब तो फिर रिग्रेट में ही गुजरती है कि अगर हमने इन 10 सालों में कुछ किया होगा। इंसान 30 के आसपास तक की एज में जो बन जाता है वही बना रहता है पूरे साल, फिर मतलब पूरे जीवन काल में, है ना। अगर 30 तक आपने, फिर आगे जोश नहीं रहता, आगे उतना आप मेहनत नहीं कर पाते, आगे फिर अपनी फैमिली लाइफ, फैमिली चीज़, बहुत सारी चीज़ों में आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर आगे की लाइफ में आप बहुत ड्रास्टिक चेंज, या होगी तो 1-2% लोग ऐसे होंगे, ये लगता है कि अरे उस एज में भी कुछ कमाल कर दिया। मैं जनरली बात कर रही हूँ कि अगर आपने इस एज तक खुद को नहीं जगाया, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप ओवर एज हो जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 32 के बाद UPSC से आउट हो जाओगे, उसके बाद PSC पर आओगे। 8-10 साल गलती से तैयारी कर ली और अगर घिसट गए बहुत लंबा, तो उसके बाद सोचोगे कि अब तो मुझसे होता ही नहीं है, मतलब पढ़ रहे होगे बट फिर भी रिजल्ट नहीं आता। कई ऐसी प्रोसेस है। अगर उस भंवर में फंसने से रुकना है, उसमें नहीं फंसना है, तो अभी का समय आपको एक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना होगा। समझो कहाँ समय बर्बाद हो रहा है, अपना एक टाइम ऐसे फिक्स कर लिया करो। डेली अपनी शीट बनाओ, डेली अपना टाइम टेबल बनाया करो। कहते हैं अगर आपने दिन निर्धारित नहीं किया, अगर आपने समय को निर्धारित नहीं किया, तो पूरा अपने आप ही वो जो है वह निर्धारण इसका हो जाता है। ठीक है, चलो। हाँ, एक लाइन जो मुझे आपको बतानी थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत कष्ट, दुख, दर्द उठाने होंगे, तो सफलता आपको ऐसे नहीं मिलती। आपको उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छीनना पड़ता है। ठीक है, तो पहले अपने आप को सफलता के लिए सुपात्र बनाओ कि हाँ आप योग्य हो। तो देखो, आप टाइम टेबल बनाओ। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपको पता है कि आपके पास पूरे दिन में 24 आवर है। सभी के पास इतने ही हैं। जो फेल हो रहा है, जो लगातार फेल हो रहा है, जो एक बार में सेलेक्ट हो गया, आप जितना मान लीजिए कि ये 12 नहीं बल्कि ये पूरे 24 घंटे हैं। ठीक है, हम अगर इसको डिवाइड करें 6 में, चलो खैर 8 घंटे का आपका सोने का टाइम अगर हम इसमें रख दें, ठीक है, इसी स्लॉट में आप अपना 4 घंटे का रख लें, ये तो आपका स्लीपिंग आवर्स हो गए। अब इसके बाद जब आप जागे हो, ठीक है, हो सकता है 4 घंटे आपके निकल जाए पूरी दिनचर्या में कुछ इस तरीके से कि आपका जो दैनिक दिनचर्या होती है, ठीक है, साफ सफाई है या फिर कुछ घर के काम है, खाना भी बनाना है, खाना है, 4 घंटे। अब लेकिन ये आपका जो टाइम है ना 12 घंटे, इसमें से आप कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं? एक छोटी सी बात समझना, 10 मिनट पढ़ रहे हो, 10 मिनट रील स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो ये, या फिर यूट्यूब की कोई वीडियो देखने लगे, बहुत मतलब मैनेज्ड नहीं हो, तब ऐसे में जानते हो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये होगी, अगर आप हर 1 मिनट के बाद 1 मिनट बेकार कर रहे हो या अटेंटिव तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, आपने 6 घंटे पढ़ा, 3 घंटे तो चले गए, 50% भी आपका वो नहीं हो पा रहा, और अगर लग के नहीं पढ़ रहे हो तो तब भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो बेसिकली थोड़ा सा तो आपको अपना टाइम टेबल, सारी चीज़ें मैनेज करनी होगी। आप देखो कि अगर मान लीजिए ये आपका स्टडी टाइम है, ठीक है, यहाँ हम हाफ 12 आवर स्टडी टाइम रखते हैं, तो जितना आप अपने टाइम को वेस्ट करते जाएंगे, मान लीजिए अब यहाँ पे रील चला लो, यहाँ पे थोड़ा सा और, तो ये आपका जो एरिया है ये छोटा होता जाएगा, है ना। तो जितना आप अननेसेसरी काम बढ़ाओगे उतना नेसेसरी काम छूट जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? अपना करियर बनाना। देखो 10th 12th के वो मार्क्स याद किया करो कि 10 नंबर के लिए जी जान लगा देते कि नहीं 20 नंबर है तो 20 ही लाऊंगा, 20 नंबर ही लाऊंगा। लेकिन अब जब आपके पूरी करियर का सवाल है, पूरी मतलब अब आपका ये है कि अगर एग्ज़ाम हो जाता है देन उसके बाद क्या है, आप ऑफिसर्स हैं, तब तो फिर आपको थोड़ा सा तो मैनेज रहना ही पड़ेगा। चलिए, सो इतना ही बहुत है आज के लिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेरीज हो, कमेंट में बताइएगा। कमेंट ही ऐसा मीडियम है जिससे हम आपकी बात सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच।